नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। नफरती भाषणों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, स्वतः संज्ञान पर पुलिस को करनी होगी कार्रवाई, वरना पुलिस पर चलेगा अवमानना का केस। जीएम सरसों के व्यवसायिक खेती को जीईएसी की मंजूरी, संकर फसलों को विकसित करना है मकसद, कई शर्तों पर भी करना होगा अमल। गूगल पर चला सीसीई का चाबुक, लगाया 1300 करोड़ रुपए का जुर्माना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का था आरोप। राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए लाइसेंस हुआ रद्द, एफसीआरए के उल्लंघन का था आरोप। 1991 में हुई थी इस फाउंडेशन की स्थापना। और इंटरपोल ने पहली बार लॉन्च किया मेटावर्स, ऑनलाइन अपराध पर अंकुश लगाना है मकसद। 1923 में हुई थी इंटरपोल की स्थापना। और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि पुलिस हेट स्पीच यानी नफरती भाषणों के खिलाफ कार्रवाई करे। ऐसे मामलों में शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। देश में नफरत फैलाने वाले भाषणों के बारे में आईपीसी में मौजूद उपयुक्त प्रावधानों के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पुलिस प्रमुखों को हेट स्पीच मामले में तत्काल स्वतः संज्ञान लेने को कहा है। इस निर्देश के अनुसार अगर पुलिस अधिकारी कार्रवाई करने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट करते हैं तो उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी माना जाएगा। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अपने आदेश में कोर्ट ने आईपीसी के कुछ विशिष्ट प्रावधान वाली धाराओं पर भी प्रकाश डाला। इनमें 153A, 153B, 505, 295A जैसी धाराएं शामिल हैं। आईपीसी की धारा 153A का संबंध धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने वाली अभिव्यक्ति पर कार्रवाई से है। इसके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी धर्म या संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं पर कोई ऐसा कार्य समूहों द्वारा किया जाता है जिससे लोक शांति में बाधा उत्पन्न होती है तो वह आईपीसी की धारा 153A के तहत अपराधी होगा। ऐसे अपराधी को 3 वर्ष कारावास या जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। वहीं धारा 153B तब लगाई जाती है जब राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाले भाषण दिए गए हों या लांछन लगाने वाली बात कही गई हो। इस तरह धारा 153A और 153B दो समूहों के बीच दुश्मनी तथा नफरत पैदा करने वाले कृत्यों को दंडनीय बनाती है। धारा 505 ऐसी सामग्री के प्रकाशन तथा प्रसार को अपराध बनाती है जिससे विभिन्न समूहों के बीच द्वेष या घृणा पैदा हो सकती है। गौरतलब है कि इसके अंतर्गत जो अपराध आते हैं वे आईपीसी में गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति भारतीय समाज के किसी भी वर्ग के धर्म या उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कोई कार्य करता है या फिर इस संदर्भ में कोई बयान देता है तो उसे धारा 295A के तहत दोषी माना जाता है। बीते दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीआरएफ यानी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा जारी किया। इस पर लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया गया है। इस फ्रेमवर्क को श्री निर्मलजीत सिंह कलसी की अध्यक्षता वाली 11 सदस्यीय समिति ने तैयार किया है। एनसीआरएफ का मकसद अकादमिक और व्यावसायिक डोमेन को एकीकृत करना और दोनों के बीच एक लचीली और गतिशील प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। इसके अलावा विद्यार्थियों को स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक पढ़ाई पूरी करने के लिए विकल्प उपलब्ध कराना है। इससे जिन विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी है उनके लिए फिर से शिक्षा पाना आसान होगा। दरअसल एनसीआरएफ स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश से जुड़ा फ्रेमवर्क है। इसके माध्यम से पहली बार स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों को क्रेडिट प्रणाली के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही कौशल और व्यावसायिक शिक्षा को भी क्रेडिट प्रणाली के माध्यम से जोड़े जाने की बात कही गई है। गौरतलब है कि अभी तक केवल राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ही क्रेडिट प्रणाली के अनुरूप कार्य करते हैं।
क्रेडिट एक स्टूडेंट द्वारा विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए निर्धारित एक पैमाना है। आसान भाषा में कहें तो यह सीखने के परिणामों को मापने का एक तरीका है। विद्यार्थी इस क्रेडिट को एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें भुना भी सकते हैं। यानी इन स्कोर को आगे की पढ़ाई पूरी करने या किसी दूसरे क्षेत्र के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्तमान में यूजीसी के मुताबिक उच्च शिक्षा क्रेडिट स्कोर केवल 7 साल तक के लिए ही वैलिड होते हैं। समयावधि समाप्त होने पर इनकी वैल्यू समाप्त हो जाती है। असल में एबीसी एक वाणिज्यिक बैंक की तरह काम करता है। जिस प्रकार बैंक में पैसा जमा करने और निकालने की सुविधा होती है, उसी प्रकार एबीसी में क्रेडिट जमा करने और निकालने की सुविधा मौजूद होती है। अभी तक केवल उच्च शिक्षा में ही एबीसी की व्यवस्था थी, लेकिन पेश किए गए ड्राफ्ट में अब संपूर्ण स्कूली शिक्षा के स्तर पर एबीसी को लाने की बात कही गई है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट ग्लोबल एक्शन प्लान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के लिए वैश्विक रूप से भारत की सराहना हुई। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी मौजूद रहे। कार्य योजना का मकसद व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर विभिन्न रणनीतियों एवं उपायों को लागू कर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। हालांकि लाइफ की अवधारणा का जिक्र COP 26 के दौरान किया गया था। इस कार्य योजना के लिए एक बुकलेट जारी की गई है। असल में कार्य योजना जीवन शैली में बदलावों की एक सूची है। आपको बता दें कि इसके जरिए भारत वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण आंदोलन की शुरुआत करना चाहता है, जिससे लोगों के रहन सहन को प्राकृतिक नियमों के अनुरूप अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। प्रधानमंत्री का कहना है कि इस बुकलेट को नवंबर में होने वाली UNFCCC की 27वीं बैठक में भाग लेने वाले देशों के बीच वितरित किया जाएगा। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी UNFCCC COP 27 का आयोजन इस साल 6 से 18 नवंबर के बीच मिस्र के शर्म अल शेख में होना प्रस्तावित है। इस बैठक में भारत के पवेलियन की थीम लाइफ रखने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। गौरतलब है कि भारत में हर साल प्रति व्यक्ति 1.5 टन कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, वहीं दुनिया भर में यह आंकड़ा 4 टन है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाला देश है, जबकि यह पवन ऊर्जा में चौथे और सौर ऊर्जा में 5वें स्थान पर है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में लगभग 290% की वृद्धि हुई है। खास बात यह है कि भारत ने कुछ ही साल में अपने बिजली उत्पादन का 40% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरे करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। बता दें कि यूएन का जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद एंटोनियो गुटेरेस का ये पहला भारत का दौरा है। इससे पहले साल 2018 में वे भारत के दौरे पर आए थे। हाल ही में पृथ्वी पर मीथेन सुपर उत्सर्जक का पता लगाया गया है। इसे नासा के इमिट यानी अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन इंस्ट्रूमेंट द्वारा खोजा गया है। नासा के मुताबिक इमिट ने 50 से अधिक मीथेन सुपर उत्सर्जक की पहचान की है। इन मीथेन सुपर उत्सर्जक की पहचान मध्य एशिया, मध्य पूर्व और दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई है। दरअसल मीथेन एक प्राकृतिक गैस के रूप में जानी जाती है। इसके साथ ही यह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा वैश्विक ताप बढ़ाने की क्षमता होती है। इसके उत्सर्जन को सीमित करना ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। असल में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत के रूप में मानवीय गतिविधियां भी शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर वैश्विक तेल और गैस उत्पादन में होने वाले मीथेन रिसाव मीथेन उत्सर्जन के बड़े स्रोत हैं। ऐसे में मीथेन सुपर उत्सर्जक की खोज शोधकर्ताओं को यह पता लगाने में बेहतर तरीके से मदद करेगी कि मीथेन रिसाव कहां से हो रहा है। इमिट उपकरण ने एक ईरानी लैंडफिल के ऊपर आकाश में करीब 3 मील यानी 4.8 किलोमीटर लंबे मीथेन के एक प्लूम यानी ढेर का पता लगाया। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह सुपर उत्सर्जक हर घंटे करीब 8,500 किलोग्राम मीथेन हवा में पंप कर रहा है। हालांकि यह तुर्कमेनिस्तान में देखे गए 12 सुपर उत्सर्जक की तुलना में कम है। तुर्कमेनिस्तान के ये सभी सुपर उत्सर्जक तेल और गैस के बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं। इनमें से कुछ मीथेन प्लूम 32 किलोमीटर तक ऊंचे हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल में हर घंटे करीब 50,400 किलोग्राम मीथेन उत्सर्जित कर रहे हैं। यह उत्सर्जन अमेरिका के एलिसो कैन्यन रिसाव के चरम स्तर के बराबर है। गौरतलब है कि एलिसो कैन्यन रिसाव अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े मीथेन रिसावों में से एक है। आपको बता दें कि इमिट एक इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर है। इसे पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के खनिजों के रासायनिक फिंगरप्रिंट की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है।
नासा द्वारा इमिट को इस साल जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहरी हिस्से में स्थापित किया गया था। तब से यह पृथ्वी के रेगिस्तानी क्षेत्रों में धूल की रासायनिक संरचना का मानचित्रण कर रहा है। इससे शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद मिलेगी कि हवा से निकलने वाली धूल जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। हाल ही में GEAC यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग असेसमेंट कमेटी ने दोबारा आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों की व्यावसायिक खेती के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका मकसद ICAR की देखरेख में सरसों की पैतृक और संकर फसलों को विकसित करना है। हालांकि स्वीकृति प्रस्ताव को अभी अंतिम अनुमोदन के लिए पर्यावरण मंत्रालय के पास भेजा जाना है। बता दें कि GEAC ने साल 2017 में भी GM सरसों की खेती को मंजूरी दी थी, जिसे पर्यावरण मंत्रालय ने रिजेक्ट कर दिया था। साथ ही GEAC को इस मामले पर अधिक रिसर्च करने का सुझाव दिया गया था। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स ने इसकी मंजूरी के लिए आवेदन किया था, जिस पर GEAC ने इस फसल के व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी है। GEAC ने सरसों की जिस कृषि को मंजूरी दी है वह ICAR के मौजूदा नियमों के मुताबिक तय की गई है। GEAC ने इसके लिए संस्था पर कुछ शर्तें भी आरोपित की है। शर्तों के मुताबिक अप्रूवल 4 साल की सीमित अवधि के लिए मान्य होगा। संस्था को अपनी अनुपालन रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर इनके अप्रूवल को एक बार में 2 साल के लिए रिन्यू किया जाएगा। आपको बता दें कि GM फसल का मतलब किसी फसल के DNA को जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकों का प्रयोग करके संशोधित करने से है। इसका मकसद पौधे की एक ऐसी नई किस्म का विकास करना है जिससे पैदावार में वृद्धि के साथ फसलों की गुणवत्ता में सुधार हो। गौरतलब है कि GEAC पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इसका प्रमुख कार्य आनुवंशिक रूप से संशोधित सूक्ष्म जीवों और उत्पादों को कृषि के लिए मंजूरी प्रदान करना है। यह आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों के लिए स्थापित भारत की सर्वोच्च नियामक संस्था है। दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट सर्च प्रोवाइडर कंपनी गूगल पर CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 1300 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। गूगल पर यह जुर्माना एंड्रॉइड मोबाइल बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने के चलते लगाया गया है। साथ ही गूगल को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने और तय समय सीमा के भीतर कामकाज के तरीकों को संशोधित करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि गूगल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का संचालन और प्रबंधन करता है। इसके लिए अन्य कंपनियों को लाइसेंस भी जारी करता है। गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप का इस्तेमाल OEMs यानी ओरिजिन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अपने मोबाइल डिवाइस के लिए करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप के यूज को लेकर कई तरह के एग्रीमेंट किए जाते हैं। इसे मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट कहा जाता है। अप्रैल 2019 में CCI ने एंड्रॉइड स्मार्टफोन के उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद मामले की जांच करने का आदेश दिया था। यह जांच लगभग 2 साल तक चली। इसमें पाया गया कि गूगल सर्च, ऐप लाइब्रेरी और अन्य प्रमुख सेवाओं में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए बाजार प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित करता है। साथ ही यह भी पाया गया कि गूगल उपकरणों और ऐप निर्माताओं पर मनमाना और एकतरफा कॉन्ट्रैक्ट थोपता है। इस स्थिति के मद्देनजर गूगल पर यह जुर्माना लगाया गया है। हालांकि इससे पहले भी साल 2018 में भारतीय बाजार में अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं के चलते गूगल पर 136 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। गौरतलब है कि CCI की स्थापना साल 2003 में की गई थी। CCI प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करने, खुली एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लक्ष्य पर कार्य करता है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आयोग के अन्य कार्यों में शामिल है। हाल ही में WHO ने ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन फिजिकल इक्विटी 2022 प्रकाशित किया। इसमें नियमित शारीरिक गतिविधि की जरूरत पर जोर देते हुए कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के 80% से अधिक किशोर और 27% वयस्क WHO के मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। मतलब WHO के शारीरिक गतिविधि मानक को पूरा करने में सक्षम नहीं है। रिपोर्ट का दावा है कि इन परिस्थितियों के चलते 2030 तक लगभग 500 मिलियन अतिरिक्त लोगों के गैर संचारी रोगों से प्रभावित होने की आशंका है। अनुमानित 500 मिलियन लोगों में से लगभग आधे मामले हाई ब्लड प्रेशर जबकि 43% मामले अवसाद से जुड़े हो सकते हैं। रिपोर्ट का कहना है कि इनमें लगभग 75% मामले निम्न और मध्यम आय वाले देशों में पाए जा सकते हैं। WHO का कहना है कि गैर जिम्मेदाराना हरकतों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को सालाना तकरीबन $27 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ सकता है। इनका यह भी कहना है कि सर्वे में शामिल 194 देशों में से 50% से कम देशों ने
अपने यहाँ नेशनल फिजिकल एक्टिविटी पॉलिसी बनाई है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से केवल 40% देशों में यह लागू की गई है। रिपोर्ट में इस नीतिगत अंतर को दूर करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। इसके तहत सरकारी तंत्र और राजनीतिक नेतृत्व को मजबूत करना, शारीरिक गतिविधि नीति का निर्धारण और उसका कार्यान्वयन एवं क्षमता निर्माण शामिल है। इसके अलावा डेटा निगरानी सिस्टम को मजबूत करने और स्थायी वित्त पोषण पर भी ध्यान देने पर जोर दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तहखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट में कूड़े से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसमें प्रतिदिन 2000 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें करीब 25 मेगावाट तक हरित ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। इस तरह इसका मकसद शहर के कूड़े का प्रबंधन करते हुए बिजली का उत्पादन करना है। कूड़े से बिजली बनाने वाला यह चौथा प्लांट है। दिल्ली में ऐसे 3 प्लांट पहले से ही कार्य कर रहे हैं, जो गाजीपुर लैंडफिल साइट, भलसवा लैंडफिल साइट्स और ओखला लैंडफिल साइट्स पर स्थापित हैं। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में सालाना करीब 11,144 टन से ज्यादा कचरा उत्पन्न होता है। तहखंड प्लांट को पीपीपी मॉडल के तहत बनाया गया है। आपको बता दें कि वेस्ट टू एनर्जी का मतलब कूड़े या अपशिष्ट से तकनीक का इस्तेमाल करके उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करना है। ऐसी तकनीकों में उन अपशिष्ट उपचार प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनके द्वारा अपशिष्ट स्रोत से बिजली, परिवहन ईंधन या अन्य ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। वेस्ट टू एनर्जी में बिजली पैदा करने के लिए बॉयलर में ठोस अपशिष्ट को जलाकर भाप में बदला जाता है। यह भाप उच्च दबाव वाली होती है जो टरबाइन को चलाने का काम करती है। बड़े स्तर पर ठोस अपशिष्ट जलाने की प्रक्रिया को मास बर्न सिस्टम कहा जाता है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने अपनी शहरी विकास नीति को 3 हिस्सों में बांटा है। इसके पहले हिस्से में शहरों को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन, ई गवर्नेंस आदि, दूसरे हिस्से में शहरों में बुनियादी ढांचे का कायाकल्प करके उन्हें आधुनिक बनाना है। वहीं इसके तीसरे हिस्से में शहरों को स्वच्छ बनाना है। इसी के तहत दिल्ली नगर निगम द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का FCRA रद्द कर दिया। सरकार ने इसके लिए FCRA प्रावधानों के उल्लंघन का हवाला दिया है। साल 2020 में इन संस्थाओं पर चीन से फंड लेने और FCRA के उल्लंघन का आरोप लगा था। इसके बाद गृह मंत्रालय ने मुद्दे की जांच के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया। समिति को संबंधित संस्थाओं के संदर्भ में IT एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों की जांच करनी थी। समिति की रिपोर्ट में आरोपों को सही ठहराया गया है और FCRA के उल्लंघन की पुष्टि की गई। इसके बाद इन संस्थाओं के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना जून 1991 में की गई थी। साल 1976 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी सरकार द्वारा FCRA कानून लाया गया था। इसका मकसद गैर कानूनी विदेशी फंडिंग पर रोक लगाना था। आपको बता दें कि किसी NGO को विदेशी फंड जुटाने के लिए FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन कराना और लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। प्राप्त लाइसेंस केवल 5 साल तक वैलिड होता है। यदि कोई संस्था इस कानून के नियमों का उल्लंघन करती हुई पाई जाती है तो लाइसेंस तक रद्द कर दिया जाता है। साल 2020 में केंद्र सरकार ने विदेशी फंडिंग को रेगुलेट करने के मकसद से कानून में संशोधन किया था। नए प्रावधानों के मुताबिक अब विदेशी चंदा लेने वाले सभी NGO को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिल्ली शाखा में अपना अकाउंट खुलवाना अनिवार्य है। इसी खाते से विदेशी अंशदान या दान लिए जाते हैं। दान जिस मकसद से लिया गया है उसको उसी क्षेत्र में खर्च करना अनिवार्य है। इसके अलावा NGO को अपना वार्षिक रिटर्न भी दाखिल करना होता है। आपको बता दें कि राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना जून 1991 में की गई थी। इसकी वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार साल 1991 से साल 2009 तक इस संगठन ने स्वास्थ्य, विज्ञान, महिला और बच्चों के विकास आदि क्षेत्रों में कार्य किया है। साल 2010 से यह संस्था शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। वहीं राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन साल 2002 में किया गया था। यह संस्था उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में कार्य करती है। वर्तमान में सोनिया गांधी दोनों ही संगठनों की अध्यक्ष हैं। हाल ही में इंटरपोल ने पहली बार अपने मेटावर्स को लॉन्च किया है। यह लॉन्चिंग दिल्ली में आयोजित इंटरपोल की 90वीं आम महासभा में की गई। इंटरपोल मेटावर्स को दुनिया भर में कानून प्रवर्तन के मकसद से विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से इंटरपोल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को अपने सचिवालय का आभासी दौरा करने की अनुमति देगा। इसके द्वारा अन्य अधिकारियों के साथ उनके अवतार के माध्यम से बातचीत भी की जा सकती है। यहाँ अवतार से तात्पर्य किसी व्यक्ति के वर्चुअल प्रतिनिधि से है। इससे फोरेंसिक जांच और अन्य पुलिस कौशल प्रशिक्षण में भी भाग लिया जा सकता है।
यह सुविधा वैश्विक पुलिस संगठन के सुरक्षित क्लाउड के माध्यम से प्रदान की जाएगी। दरअसल डिजिटलीकरण के इस दौर में ऑनलाइन अपराध में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज अपराधी अपने देश में बैठे बैठे किसी अन्य देश में ऑनलाइन ठगी या अन्य तरह के अपराध कर रहे हैं। इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग धोखाधड़ी के मामले में पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए मेटावर्स एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। आपको बता दें कि सोशल इंजीनियरिंग धोखाधड़ी एक व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत ऐसे मामलों को रखा जाता है जिनमें अपराधियों द्वारा लोगों को अपने जाल में फंसाकर वित्तीय ठगी की जाती है या फिर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति के विश्वास का फायदा उठाया जाता है। ऐसी धोखाधड़ी आमतौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से की जाती है। गौरतलब है कि मेटावर्स आभासी वास्तविकता, संवर्धित वास्तविकता और वीडियो सहित कई प्रौद्योगिकियों का एक संयोजन है। इसमें उपयोगकर्ता एक डिजिटल दुनिया के भीतर रहने का अनुभव करता है जो करीब करीब वास्तविक दुनिया की तरह ही प्रतीत होती है। इस तरह मेटावर्स में उपयोगकर्ता एक सीमा रहित आभासी दुनिया में मौजूद रहता है। असल में मेटावर्स सामाजिक संपर्क पर केंद्रित इंटरनेट का एक अगला संस्करण है। इस शब्द को साल 1992 में साइंस फिक्शन लेखक नील स्टीफेंसन ने गढ़ा था। आमतौर पर मेटावर्स तकनीक का उपयोग वीडियो गेम्स कंपनियों द्वारा किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरपोल का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है और इसमें 195 सदस्य देश शामिल हैं। यह दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इसकी स्थापना साल 1923 में 19 देशों द्वारा की गई थी। इसे सीमाओं के पार पुलिस के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने की तत्काल आवश्यकता के मकसद से स्थापित किया गया था। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी एनसीआरएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस फ्रेमवर्क को निर्मलजीत समिति ने तैयार किया है। कथन 2, इसका उद्देश्य अकादमिक और व्यावसायिक डोमेन को एकीकृत करना है। कथन 3, इसके अंतर्गत केवल स्कूली शिक्षा को क्रेडिट प्रणाली के दायरे में लाने का प्रावधान है। और कथन 4, क्रेडिट को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में डिजिटल रूप से जमा करना होगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1 एवं 3, बी केवल 1, 2 एवं 4, सी केवल 2, 3 एवं 4 या फिर डी उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, मीथेन सुपर उत्सर्जक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे नासा के अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन इंस्ट्रूमेंट यानी EMIT द्वारा खोजा गया है। 2, इसकी पहचान मध्य एशिया, मध्य पूर्व और दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रों में की गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, GEAC आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों के लिए भारत की सर्वोच्च नियामक संस्था है। 2, GEAC पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। और 3, वर्ष 2017 में पहली बार GM सरसों के व्यावसायिक प्रयोग को GEAC ने मंजूरी दी थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन गलत है या गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 एवं 3 या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेहखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया है। इस प्लांट को निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी नोएडा, सी गुरुग्राम या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 5वां और अंतिम प्रश्न, इंटरपोल संस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसकी स्थापना वर्ष 1923 में 19 देशों के सहयोग से की गई थी। 2, ये संस्था दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की दिशा में कार्य करती है। और 3, इसकी 90वीं बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 1 एवं 2, सी केवल 1 एवं 3 या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiias.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी, अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हरियाणा के सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की।
चिंतन शिविर में विभिन्न राज्यों के गृह मंत्री और संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल एवं प्रशासकों ने भाग लिया। इसका मकसद विजन 2047 और प्रधानमंत्री के पंचप्राण के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करना था। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में राष्ट्र नीति निर्माण और बेहतर योजना व समन्वय को सुगम बनाना भी था। हाल ही में BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिला और पुरुष क्रिकेटरों को समान मैच फीस देने का फैसला लिया है। साथ ही अनुबंधित महिला खिलाड़ियों के लिए भी समान मैच फीस देने की बात कही गई है। इसका मकसद भारतीय क्रिकेट में व्याप्त लैंगिक अंतराल को दूर करना है। गौरतलब है कि इसी साल न्यूजीलैंड क्रिकेट समान मैच फीस लागू करने वाला पहला देश बना है। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने साल 2021-22 के लिए विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके अनुसार लगभग 28 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में 342.33 मिलियन टन बागवानी फसलों के उत्पादन होने का अनुमान है। ये आंकड़ा साल 2020-21 के अंतिम अनुमान की तुलना में लगभग 7.73 मिलियन टन या 2.3% की वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि इसी दौरान आलू और टमाटर के लिए अनुमानित आंकड़ा पिछले साल की तुलना में कम है। 2021-22 में आलू का उत्पादन पिछले साल के 56.17 मिलियन टन की तुलना में 53.39 मिलियन टन होने का अनुमान है। वहीं इसी अवधि में टमाटर का उत्पादन 21.18 मिलियन टन की तुलना में 20.33 मिलियन टन होने का अनुमान है। बीते दिनों केंद्र सरकार ने खेती में बड़े पैमाने पर प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशक रसायन ग्लाइफोसेट के सीधे इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके लिए सरकार ने किसानों और मवेशियों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव का हवाला दिया है। वर्तमान में ग्लाइफोसेट और इसके फॉर्मुलेशन कई कंपनियों के साथ व्यापक रूप से रजिस्टर्ड हैं। मौजूदा समय में यूरोपीय देशों और अमेरिका सहित लगभग 160 से अधिक देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। सरकार ने इसके लिए कंपनियों को प्रमाण पत्र वापस करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। अन्यथा कीटनाशक अधिनियम 1968 के प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। हाल ही में टाटा समूह और स्पेन की एक एयरबस कंपनी ने भारतीय वायुसेना के लिए देश में C-295 परिवहन विमानों को बनाने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि पहली बार देश में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस इन विमानों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री लगाई जाएगी। इसमें उत्पादन का कार्य 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए वायुसेना के साथ 21,900 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है। बीते दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य की नीली झील में 4 कृत्रिम झरनों का उद्घाटन किया। साथ ही इसे विश्व स्तरीय इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की बात कही है। झरनों में पानी की आपूर्ति नीली झील से की जाएगी। इस पानी को सौर पंप की मदद से वापस 100 फीट की ऊंचाई से नीली झील में ही गिराया जाएगा। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने NIT सिलचर के साथ एक समझौता किया है। इसका मकसद मुश्किल वातावरण में राजमार्गों के निर्माण में आने वाली चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान खोजना है। गौरतलब है कि इससे पहले संस्थान ने CSIR, IIT रुड़की, IIT कानपुर और IIT पटना जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता किया है। हाल ही में भारत के 2 समुद्र तटों को इंटरनेशनल इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। ये समुद्र तट लक्षद्वीप के मिनिकॉय में स्थित थुंडी और कदमत बीच हैं। इनके शामिल होने के साथ भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत आने वाले समुद्री तटों की कुल संख्या 12 हो गई है। गौरतलब है कि पिछले साल तमिलनाडु के कोवलम और पुदुचेरी के ईडन को इसमें शामिल किया गया था। आपको बता दें कि थुंडी लक्षद्वीप में स्थित एक प्राचीन बीच है और ये पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। वहीं कदमत बीच वाटर स्पोर्ट्स के लिए आने वाले क्रूज पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास सिम्बेक्स शुरू हुआ है। ये दोनों देशों के बीच होने वाला 29वां नौसेना अभ्यास होगा। ये अभ्यास 26 अक्टूबर से शुरू होकर 30 अक्टूबर तक चलेगा। भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम इस द्विपक्षीय अभ्यास की मेजबानी कर रही है। सिम्बेक्स 2022 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण में बंदरगाह और दूसरे में समुद्री अभ्यास का आयोजन होगा। गौरतलब है कि सिम्बेक्स अभ्यास की श्रृंखला 1994 में शुरू हुई थी और तब इसे एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से जाना जाता था। बीते दिनों WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कवक रोग जनकों की पहली सूची जारी की। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य को अधिक हानि पहुंचाने वाले 19 कवकों को शामिल किया गया है। जानकारों के मुताबिक ये सूची सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है
तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।